तो एपिसोड 7 की शुरुआत विल्सन फिस्क के मेयर ऑफिस से होती है, जहाँ पे वो बक और डैनियल से पूछ रहा होता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग की खिड़की से क्या नजर आता है। जिस पर बक कहता है क्वार्टर्स और डैनियल कहता है स्टारबक्स। जिसके बाद बक विल्सन फिस्क से पूछता है कि सर आपको क्या दिखता है, जिस पर विल्सन फिस्क का जवाब होता है कि मुझे इस खिड़की के बाहर खौफ दिखता है। तो विल्सन फिस्क ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो म्यूज वाले केस के ऊपर अभी तक कोई भी लीड नहीं जुटा पाया था। तभी डैनियल उसे बताता है कि अभी अभी हमारे पास एक न्यूज आई है जिसके अकॉर्डिंग कल देर रात एक चर्च में एंजेला डेल टोरो नाम की लड़की को छोड़ा गया। इसके साथ ही उसने बताया कि वो म्यूज से बच के आ रही है। इसके साथ ही उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, मगर बेहोश होने से पहले उस लड़की ने म्यूज का अड्डा पुलिस वालों को बता दिया। जिस पर विल्सन फिस्क कहता है कि आखिरकार वो जिंदा कैसे बची। तब बक उससे कहता है कि उसे एक विजिलेंटी ने बचाया जिसका नाम डेयरडेविल है। तो विल्सन फिस्क जैसे डेयरडेविल का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि डेयरडेविल सिटी में वापस लौट आया है और यही चीज विल्सन फिस्क बिल्कुल नहीं चाहता था। तो जिसके बाद अगर मैथ्यू मर्डॉक पे आए, ओह गलत टाइम में आ गए, थोड़ी देर बाद आते हैं मैट भाई। तो जिसके बाद अगर मैथ्यू मर्डॉक पे आए तो यहाँ पर हैदर उससे काफी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिरकार उसको ऐसे चोट कैसे लगे। जिस पर मैट हमेशा की तरह अपने अंधेपन का बहाना दे रहा होता है कि अंधा होने की वजह से यहाँ वहाँ जाते हुए उसे ऐसे चोट लगते ही रहते हैं। मगर हैदर को भी पता था कि मैट जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद मैट अपने लॉ फर्म चला जाता है जहाँ वो चेरी से मिलता है। तो यहाँ पर मैट का कहना होता है कि तुम्हें अपनी खबरियों को लगा के म्यूज को ढूंढने के काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि कल रात वाले इंसिडेंट्स के बाद से वो अब काफी ज्यादा चौकन्ना हो चुका होगा। इस वजह से उसे ढूंढने में अब और भी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। मगर यहाँ पर जेरी मैट से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो आगे मैट से कहता है कि तुम्हें मुसीबत में पड़ना है तो शौक से पढ़ो, मैं इस केस में तुम्हारी और कोई भी मदद नहीं कर सकता। और इतना कहते ही जेरी वहाँ से जाने लगता है। जिस पर मैट उसे पलट के रिप्लाई देता है कि जब तुम पुलिस वाले थे तब तुम मुझसे यानी डेयरडेविल से ही मदद मांगा करते थे। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से विल्सन फिस्क के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहाँ पे वो बक को बता रहा होता है कि साल भर पहले डेयरडेविल ने कहा था कि वो वापस नहीं लौटने वाला। तो जिस पर बक का कहना होता है कि अगर डेयरडेविल वापस आके म्यूज के पीछे लगा है तो जिसके बाद म्यूज अगर पकड़ा जाता है तो ये तो शहर के लिए ही अच्छा होगा। जिस पर विल्सन फिस्क बताता है कि वो डेविल का सूट पहने हुए विजिलेंटी केवल चीजें तबाह करना जानता है। उसने मेरे 15 साल के बिजनेस को खाक में मिला दिया, मुझे गलत तरीके से जेल भेज के। इसके साथ ही उसने बहुत सारे लोगों को जो कि मेरे बिजनेस में शामिल थे उन्हें भी मार डाला। वो विजिलेंटी डेयरडेविल जिसकी अच्छाई काफी बेरहम है और वो खुद को इस शहर का मसीहा समझता है। यहाँ पर बक विल्सन को याद दिलाता है कि सर आपने सब कुछ भुला दिया है और अब आप एक मेयर हैं। जिस पर विल्सन फिस्क कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और अब मेरे पास पावर है जिसमें पुलिस वाले, इस शहर का गवर्नमेंट सब शामिल है। तो ये सुन के बक विल्सन को वार्न करता है तो सर अगर आप गवर्नमेंट की पावर का बदला लेने के लिए यूज करेंगे तो लोग आप पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे और ये चीज आपके पॉलिटिकल करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर हमें देखने को मिलता है कि मैट सीधे एंजेला से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया है और जहाँ पे एंजेला उसे बताती है कि उसका शक काफी सही निकला। इसके साथ ही हेक्टर अंकल एकदम सही थे और उसे ये जान के अच्छा लगा कि डेयरडेविल ने म्यूज को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाया। जैसे कि मैट को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैट असल में एंजेला से और भी कुछ जानकारी लेने आया था ट्रैक 61 और म्यूज के आंटी के बारे में। तो बहुत सोचने के बाद एंजेला मैट को बताती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेंटिंग्स बने हुए थे और जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि म्यूज इनके पीछे जाने वाला है। और जिसके बाद ये स्टोरी हैदर ग्लेन के ऊपर शिफ्ट होती है, जिससे मिलने के लिए एक लड़का आया था जिसे हमने डेयरडेविल के शुरुआती एपिसोड्स में देख ही रखा है और जिसका नाम बेस्टियन कूपर है, जो कि हैदर से अपनी काउंसलिंग के सिलसिले में मिलने आया होता है। और जैसे कि सब लोगों ने पहले ही गेस कर लिया था कि ये लड़का ही म्यूज है। तो काउंसलिंग के दौरान वो हैदर को बताता है कि उसके फैमिली से उसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर मिला एक एथलीट बनने के लिए, मगर उसे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद थी और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और उसने अपना ये सपना हैदर ग्लेन की वजह से ही अचीव कर लिया है। हैदर कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। बेस्टियन आगे कहता है कि वो अंदर से काफी ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन आपके बुक्स को पढ़ने के बाद मेरे अंदर का कलाकार पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है। जिसके बाद हैदर उसे बताती है कि तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। तब बेस्टियन उस खून को अपने उंगली पे लेकर पास के ही कागज में ड्राइंग बनाने लगता है। अब इतना सुनने के बाद हैदर को पता चल चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और वो इस बात पे भी पूरी तरीके से श्योर हो चुकी थी कि बेस्टियन ही म्यूज है। जिसके बाद ग्लेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर म्यूज उसे दीवार पे धक्का देके बेहोश कर देता है। यहाँ पर जब इन दोनों का काउंसलिंग चल रहा होता है तभी उधर डिटेक्टिव एंजी किम अपना रिपोर्ट विल्सन फिस्क को सौंप रही होती है। तो उस रिपोर्ट
के अकॉर्डिंग इन्हें म्यूज के अड्डे से एक छोटा सा कैनवास का टुकड़ा मिला था और वो कैनवास असल में बहुत ही ज्यादा रेयर था, जिस वजह से वो पूरे शहर में केवल कुछ ही जगहों पे मिलता था और उस कुछ चुनिंदा स्टोर्स में से टोटल 12 लोगों ने ये कैनवास खरीदा है, जिस वजह से 11 लोगों से तो इनकी बात हो चुकी है, मगर एक बंदा अभी भी इनके पहुंच से बाहर है। और जब उसका बैकग्राउंड निकाला गया तब इन्हें बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स पता चली कि बेस्टियन की दिमागी हालत सही नहीं है। इसके साथ ही उसे एक बार स्कूल और एक बार कॉलेज से भी निकाला जा चुका है। इसके साथ ही जब बेस्टियन 16 साल का था तब उसके डैड ने उसे ताइक्वांडो सिखाने के लिए एक बहुत ही बड़े कोच को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया, मगर उसके ताइक्वांडो ट्रेनिंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही उस ताइक्वांडो कोच की लाश एकदम अजीब हालत में उसके घर में मिली और उसके बाद न उस मर्डर की तहकीकात हुई न ही उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ और वो केस ऐसे ही सब लोगों के सामने से दब गया। दूसरी तरफ लॉ फर्म में क्रिस्टीन काफी ज्यादा गुस्से में शेरी से पूछती है कि आखिर अकेले में तुम और मैट इतने देर तक क्या बातें करते रहते हो, मगर क्रिस्टीन के इतने पूछने पर भी शेरी उसे कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद क्रिस्टीन उससे कहती है कि हम एक टीम है और टीम के मेंबर्स ही एक दूसरे से इस तरीके से अगर बातें छुपाएंगे तो मेरा ट्रस्ट ज्यादा दिन तक तुम लोगों के ऊपर नहीं रह जाएगा। तो जिसके बाद हम डेयरडेविल को देखते हैं जो कि मैं उसके हाइड आउट पे पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। तो वहाँ पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे बहुत सारे लोगों की पेंटिंग्स मिलती है, इंक्लूडिंग हर गर्लफ्रेंड हैदर ग्लेन। तो मैट जैसे ही रियलाइज करता है कि यह हैदर की पेंटिंग है, वो फौरन हैदर के ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इधर ऑफिसर फॉल विल्सन फेस को इन्फॉर्म करता है कि मैं उसके अड्डे से मिले एक पेंटिंग को एनालाइज करने पर उन्हें पता चला कि ये पेंटिंग असल में हैदर ग्लेन की है। जिसे सुनने के बाद विल्सन कहता है कि ये मिशन मेरी टास्क फोर्स करेगी, पुलिस को इसके बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए और तुम म्यूज को पकड़ने के लिए जो बन पड़े वो कर सकते हो। इधर म्यूज अपने हमेशा की तरह प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हैदर ग्लेन के हाथों में कट लगा दिया होता है। जिसके बाद हैदर म्यूज से कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करने के लिए एक मास्क की जरूरत पड़ रही है, तुम सब मास्क पहनने वाले आदमी सच में बुज़दिल होते हो। और ये सुन के म्यूज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक हाथापाई वाला सीन क्रिएट हो जाता है। मगर तभी म्यूज रियलाइज करता है कि वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है, जिस वजह से वो जैसे ही हैदर को मारने ही वाला होता है खिड़की तोड़ के डेयरडेविल वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसमें एक बार फिर से म्यूज डेयरडेविल को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाता और उनकी फाइट चल ही रही होती है कि इतने में म्यूज के ही गन को पकड़ के हैदर उस पे 3-4 राउंड फायर कर देती है, जिससे म्यूज तो वहीं पे ढेर हो जाता है और हैदर की हालत भी यहाँ पे काफी ज्यादा पतली हो जाती है। दूसरी तरफ एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स हैदर के ऑफिस की तरफ पहुंच रहे होते हैं और मैट ने भी उन्हें दूर से ही सेंस कर लिया होता है, जिस वजह से अब मैट को पता था कि यहाँ रुकूंगा तो पेला जाऊंगा, जिस वजह से वहाँ से वो कल्टी मार लेता है और एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जैसे ही वहाँ आती है उन्हें वहाँ पे म्यूज की लाश और हैदर ग्लेन इंजर्ड हुई मिलती है। जिसके बाद मौके पे विल्सन फेस भी वहाँ पहुंच जाता है। तब एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के लीडर उसे बताते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई और भी था और कोई और से उनका मतलब था डेयरडेविल। जिसे सुनकर विल्सन फेस अपना चाल चलना शुरू करता है और वो अपने टास्क फोर्स लीडर से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे डेयरडेविल आया था, दुनिया को नहीं पता, जिस वजह से दुनिया के लोगों को यही लगना चाहिए कि म्यूज को असल में डेयरडेविल ने नहीं बल्कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने मारा है। इधर हम देखते हैं कि बीबी ह्यूरिक डैनियल से मिलने के लिए विल्सन फेस के ऑफिस आई होती है और यहाँ पे डैनियल बीबी से गुस्सा होता है कि उसकी बातों को न्यूज में छापने को लेकर। इसके साथ ही वो आगे कहता है कि तुम्हारे ब्लॉग को बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी पढ़ते हैं और तुमने ऐसा छापा है कि म्यूज को डेयरडेविल ने मारा है और ये सरासर झूठ है। तुम्हें पता है कि असल में म्यूज को एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने मारा है। और इस चीज को लेकर उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस स्टार्ट हो जाती है, जिस पर डैनियल का कहना होता है कि तुम्हें बेयरफेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे डैनियल पीपी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था उसकी रिपोर्ट को बदलने के लिए। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे हैदर ग्लेन एडमिट होती है। तो उससे मिलने के लिए मैट वहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे हैदर मैट को देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि बेस्टियन उसे मारने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पे डेयरडेविल आके उसे बचा देता है। इसके साथ ही हैदर इस सोच में होती है कि आखिरकार डेयरडेविल को उसका नाम कैसे पता। जिसके बाद हैदर टीवी पे न्यूज लगाती है और उन्हें पता चलता है कि म्यूज अब मारा गया है और विल्सन फेस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि मैंने शहर से वादा किया था कि इस शहर को मैं लोगों के लिए सेफ बना के रहूंगा और आज का ये एक्शन इसी की दिशा में पहला कदम था, जिसमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के मेंबर्स ने म्यूज को मार गिराया। जिसके बाद कहानी वेनेसा पे शिफ्ट होती है, जिससे मिलने के लिए लूका आया होता है। तो यहाँ पे लूका वेनेसा से पूछता है कि आखिरकार विल्सन फेस को मेयर बनने की इतनी चुल क्यों थी, क्योंकि जब से वो मेयर बना है इनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इसके साथ ही उसने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फाइन भी ठोक दिया है। यहाँ पर लूका इनडायरेक्टली वेनेसा से कहना चाह रहा था कि विल्सन फेस को अब रास्ते से हटाने का टाइम आ चुका है। जिसे सुन के वेनेसा कहती है कि तुम मुझसे मदद मांग रहे हो या फिर पूछ रहे हो, जिस पर लूका कहता है कि तुम चाहे जो भी समझो। तो शाम होते ही वेनेसा लूका को टिप देती है कि विल्सन फेस 32 विदर स्ट्रीट पे आज अकेला रहने वाला है। तो लूका वेनेसा के मिले इस टिप को फॉलो करता हुआ उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पे विल्सन फेस मजे से अपना डिनर एंजॉय कर रहा होता है। तो उस रेस्टोरेंट में जैसे ही लूका
एंटर करता है वो अपनी गन निकाल के सीधे विल्सन फिस्क की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि विल्सन फिस्क इस चीज के लिए पहले से तैयार था। तो लुका के विल्सन फिस्क के करीब आते ही थोड़ी दूर पे ही खड़ा बक उसे गोली मार देता है। इसका मतलब क्लियर है कि वनेसा लुका को धोखा दे रही थी। और यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 7 एंड हो जाता है। देखा जाता है ये एपिसोड काफी ज्यादा एंगेजिंग और एक्शन से भरा था। मगर मार्वल की एक बहुत बुरी आदत है कि वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स को ऐसी सस्ते में निपटा देता है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ म्यूज की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्वल ने म्यूज के कैरेक्टर को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कॉमिक बुक के पन्ने को पलट के देखें तो म्यूज के पास ऐसे ऐसे पावर्स थे जिससे वो डेयरडेविल के सेंस से छुप सकता था, और इस चीज का यूज करके वो कॉमिक बुक में डेयरडेविल के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस लाता है। मगर सैडली हमें इस सीरीज में म्यूज कभी भी डेयरडेविल को चैलेंज देता हुआ नहीं दिखाया गया, और इस एपिसोड के साथ ही म्यूज के एक बड़े विलन होने का हाइप भी मिट्टी में मिल गया। तो बस ये था मेरा ओपिनियन म्यूज के कैरेक्टर को लेके, और आपके क्या राय है इस कैरेक्टर को लेके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपरहीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।